हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब्स एडुकेयर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि 40 मार्क्स के लिए आप क्या कर सकते हो। यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो या बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप 40 मार्क्स के लिए क्या कर सकते हो। 40 मार्क्स का प्रिपरेशन आप कैसे करोगे। देखो फ्रेंड्स, अपनी जर्नी को स्टॉप नहीं करनी है, अपनी जर्नी को जारी रखनी है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि एग्ज़ाम अब भी नहीं होगा, अब होगा आपका इलेक्शन बाद होगा। जब भी होगा एग्ज़ाम तो होगा ना, कभी ना कभी तो होगा। तो सभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें भी पढ़ाई करनी होगी, नहीं तो कंपटीशन तो टफ ही होता जाएगा। देखिए टीआरई थर्ड में हो सकता है कि इस बार सुनने को आ रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाली जो कमेटी थी वो चेंज हो रही है, अलग कमेटी बनाई जाएगी। तो अलग कमेटी बनेगी तो जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा मतलब कुछ अलग होगा, लेवल जो होगा अलग होगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को हमें मजबूत बनानी होगी, स्ट्रॉन्ग बनानी होगी। अगर वक्त 2 महीने 3 महीने पढ़ने को मिल रहे हैं तो सभी को मिल रहे हैं। अगर उस वक्त में हम नहीं प्रिपरेशन करेंगे, अपना हम नहीं तैयारी करेंगे और बाकी लोग कर रहे हैं तो हम पीछे हो जाएंगे। तो ये नहीं सोचना है कि अब तो एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, एग्ज़ाम तो 2 महीने बाद होगा, तो चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं और 1 महीने जब एग्ज़ाम रहेंगे तो पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे फिर अगर आप सोचोगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए सिलेक्शन लेने के लिए हमें कछुए के रफ्तार में, कछुए की चाल में, कछुए की तरह चलना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी जो तैयारी है अच्छी नहीं है, तो फ्रेंड्स आप भले ही खरगोश की चाल में चलो लेकिन कछुए की तरह चलो। कछुए की तरह चलने का मतलब क्या है? क्या धीरे चलना? नहीं, कछुए की तरह चलने का मतलब ये है कि निरंतर चलना। कछुआ निरंतर चलता रहा इसलिए जीत गया। खरगोश दौड़ तो लगाया, तेज तो चला, लेकिन बीच में स्टॉप हो गया इसलिए वो हार गया। तो हमें खरगोश के चाल से चलनी है, यानी अपनी स्पीड को हमें फास्ट रखनी है लेकिन कछुए की तरह निरंतर रखनी है। हमें दोनों से सीख लेनी है, ठीक है। जीतने के लिए एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए फ्रेंड्स पहले की तरह नहीं है कि आप स्लो स्लो स्टडी करो। 2 महीने टाइम आपके पास, हमारे पास है। आप कोई फास्ट स्टडी कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हो अगर, तो क्वालिटी पढ़ाई भी करनी होगी। देखो टाइमिंग से भी केवल नहीं होता है कि कोई 10 घंटे पढ़ाई करे, कोई 5 घंटे, तो 10 घंटे वाला का सिलेक्शन होगा, 5 घंटे वाले का नहीं होगा। ऐसा नहीं, क्वालिटी भी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए स्पीड भी आपको मेंटेन करना है, क्वालिटी भी मेंटेन करना है और कंटिन्यूटी भी आपको मेंटेन करना है। तीनों चीज़ आपको मेंटेन करना है, तब आप सिलेक्शन ले सकते हो। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको जो भी स्ट्रेटेजी, मैंने जहाँ से भी पढ़ाई करी, जैसे भी हमने पढ़ाई करी, जैसे भी हमने तैयारी करी, आप सभी लोगों के साथ मैंने शेयर करी है। और अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देखिए पीछे के, अगर वीडियो को आप देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको आइडिया लग जाएगी। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं 40 मार्क्स के लिए बताओ, 40 मार्क्स के लिए बताओ। देखो फ्रेंड्स, 40 मार्क्स के लिए तो ऐसे मैंने पहले भी बताया हुआ था। हो सकता है नए सब्सक्राइबर बहुत सारे चैनल से ज्वाइन हुए हैं तो उन्हें नहीं पता होगा, उस वीडियो को उन्होंने नहीं देखा होगा, तो मुझे लगा फिर से बता देना चाहिए। फ्रेंड्स, 40 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी। मैं पहले भी बताई हूँ, अभी भी बता रही हूँ। आपको लगता है कि क्या मैं अलग अलग बुक बताऊँगी, न्यू बुक बताऊँगी? नहीं, मेरा मानना यही है कि आप एक ही बुक को 100 बार पढ़ो। 100 बुक को एक एक बार मत पढ़ो। एग्ज़ाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप एक ही बुक को 100 बार पढ़ो, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और एनसीईआरटी समंदर है, समंदर, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं है, वो तो यूँ ही पढ़ लेंगे, 1 महीने में वो कंप्लीट कर लेंगे, 1 महीने में ख़त्म कर लेंगे। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के अंदर आप डेप्थ में जाकर पढ़ो, समुद्र है, ठीक है। बहुत सारे लोग एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से समझ भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए आप एनसीईआरटी को हल्के से मत लो, इग्नोर मत करो। एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी अपना करो। एनसीईआरटी आपको समझ नहीं आती है तो आप एनसीईआरटी पैटर्न पर कोई बुक हो जो एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया हो वो आप ले सकते हो, लेकिन आपको अपना बेस एनसीईआरटी बनाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि 40 मार्क्स के लिए मैंने क्या किया। देखो मैंने 40 मार्क्स के लिए ईमानदारी से मैं बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत मैंने पढ़ा, बहुत ये किया। जो भी मैंने किया, जिस सब्जेक्ट में जितना मेहनत किया, ईमानदारी
ईमानदारी से मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया हुआ है और अभी भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। मैथ्स के लिए मैंने बहुत मेहनत किया था, लेकिन जो 40 मार्क्स है उसके लिए TRE 1 में जब मैं PRT का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन की थी उसी टाइम मैं पढ़ी थी। उसके बाद दोबारा मैंने TRE 2 में 40 मार्क्स नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम बहुत कम था और अपने सब्जेक्ट पर मैंने फोकस किया था, मैथ्स पर, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आए थे और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से करने थे। तो फ्रेंड्स 40 मार्क्स के लिए मैंने तैयारी जो किया था, एक कौटिल्य JS करके कोचिंग है पटना बीकना पहाड़ी में, प्रदीप सर का कोचिंग है। देखो किसी का मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, किसी का मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप सभी लोग समझ रहे हो। ईमानदारी से जो मैंने पढ़ा है, बुक भी मैंने आप सभी लोगों को दिखाया भी था कि देखो इसी बुक से मैंने पढ़ा है। तो उनका एक बुक था, तो उस 3 को बुक मैंने खरीदा था, क्योंकि मेरे पास कोई बुक ही नहीं था आर्ट्स का, मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था, तो आर्ट्स मुझे ज़ीरो से पढ़ना था, कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, देखो 10th क्लास की पढ़ी हुई चीज़ें किसको इतने दिन बाद याद रहती है, नहीं रहती है ना। और 10th में वो भी आपका इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट अगर नहीं है तो उसको अगर आप टीचर पढ़ा भी रहे हैं तो उतना आप ध्यान नहीं देते हो। बस ओनली 10th में मैंने आर्ट्स पढ़ा था बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। और सच में मैं बताऊँ कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जिसमें आप मेहनत करोगे, जिसमें आप चाह दोगे कि हमें ज़्यादा स्कोर लाना है, आएंगे ही आएंगे। मेरे सबसे ज़्यादा स्कोर अगर आए थे तो सोशल साइंस में आए थे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि मैंने सोशल साइंस में ज़्यादा मेहनत किया था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से सोशल साइंस पढ़ा नहीं था इसलिए। और मैं आपको बता दूँ TRE 1 में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी PRT के लिए, तो उसमें सभी को पता था कि GK GS से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और ज़्यादा पूछे जाने वाले थे, तो आर्ट्स पढ़ना कंपल्सरी था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, पढ़ूँ कहाँ से, कौन सा बुक पढूँ जिससे कि हमारा JS कंप्लीट हो जाए। साइंस तो मैं पढ़ाती थी, तो साइंस तो मैं नहीं पढ़ी थी, मैं सोची चलो हो जाएगा। बायो मेरा नहीं था तो बायो मैंने पढ़ा था, लेकिन फ्रेंड्स आर्ट्स के लिए बहुत बड़ा टेंशन बना हुआ था। तो मेरे एक दोस्त हैं, दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि देखो यहाँ से ये बुक खरीद लो और ये बुक पढ़ लो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास NCERT बुक नहीं थे आर्ट्स के, ठीक है। तो 6 से लेकर 10 तक सोचो कितने NCERT मैं खरीदती और कितना पढ़ती, टाइम भी नहीं था। आपके पास अभी टाइम है तो आपको मैं बोल रही हूँ आप NCERT पढ़ लो, बेस्ट होगा। मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, मात्र यही 3 बुक हमने खरीदा था प्रदीप सर का, कौटिल्य JS जिनका इंस्टीट्यूट है, तो उनका। मैं कभी उनसे मिली भी नहीं हूँ, उनके कोचिंग में मैं गई भी नहीं हूँ और ना मैं वहाँ से पढ़ी हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड से, वहाँ पढ़ती थी तो मैंने अपनी फ्रेंड से वो बुक मंगवा लिया, क्योंकि वो जो बुक है वो अपने बच्चों को देते हैं, जो उनके कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं, वो बुक सेल नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप जाकर वो बुक खरीदो, क्योंकि मिलते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स उसी बुक से मैंने पढ़ा था और उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा। उसके बाद TRE 2 में मैंने नहीं पढ़ा, रिवीजन करने का मौका नहीं मिला। TRE 3 में मैं देख रही हूँ, वो बुक लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं सोच रही हूँ कि उस बुक से मैं स्टडी कर लूँ। उस बुक से मुझे काफ़ी हेल्प मिला। क्यों हेल्प मिला? क्योंकि फ्रेंड्स हमें 6, 7, 8, 9, 10 सबके NCERT पढ़ने का टाइम नहीं था, तो वो बुक ऐसा था कि जिसमें 6 से लेकर 10 तक कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको 6 से लेकर 10 तक NCERT पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उस पूरे बुक को आप पढ़ जाते हो तो। और पूरे सीक्वेंस में सारी चीज़ें अरेंज करके दी हुई थी, तो मुझे बहुत पर्सनली समझ आया और अच्छा भी लगा। फर्स्ट टाइम अगर अच्छा आपको मटेरियल मिल जाता है तो कम समय में अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। अभी हमारे पास वक्त है तो मैं सोचती हूँ कि मैं NCERT पढूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स हमारा जो सब्जेक्ट है मैथ्स है, तो हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर टाइम 40 मार्क्स के लिए अपना निकाल कर देना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि NCERT एप्लीकेशन भी आप ऐप से निकाल करके बुक, NCERT एप्लीकेशन से आप बुक निकाल कर पढ़ सकते हो वहाँ से भी, या आपके पास अगर बुक है तो उससे आप स्टडी कर सकते हो। उस बुक के साथ साथ मैंने SCERT पढ़ा था, SCERT पढ़ा था, क्योंकि 1 to 5 में SCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा सिलेबस में था, मतलब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें था। तो मैंने SCERT बुक 6 to 10 का पढ़ा था।
ठीक है। तो जैसे मैं एससीईआरटी पढ़ती थी ना, कुछ चीज़ें अलग मिलती थी, उस बुक से अलग मिलती थी और मैक्सिमम चीज़ें बुक में मिल जाती थी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि एनसीईआरटी के साथ साथ आप एससीईआरटी भी पढ़ो। ठीक है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी, कोई भी व्यक्ति अगर 6 to 10 तक एससीईआरटी और एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि 40 मार्क्स का जो जीएस है उसका प्रिपरेशन नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बात रही करेंट्स अफेयर की, तो करेंट्स अफेयर के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आपको जो भी न्यूज़पेपर है वो पढ़ने होंगे और साथ में कोई भी आप स्पीडी का या एडुटेरिया का कोई भी आप एक ले लो, करेंट्स अफेयर का मैगजीन, वो आप पढ़ लो। ठीक है, उससे आपका हो जाएगा। नहीं तो गौरव सर का सुबह में 6 बजे एक वीडियो आता है। ठीक है, कुमार गौरव सर का सुबह में 6 बजे एक वीडियो आता है करेंट्स अफेयर का। अगर उनका रेगुलर बेसिस पर आप देखते हो करेंट्स अफेयर, आपका मतलब मैक्सिमम हद तक आपका प्रिपेयर हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वो तो मुझे देखने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि केवल मैथ के बेस पर मैंने सिलेक्शन लिया, केवल मैंने मैथ्स पढ़ा था, करेंट्स अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टीआरई 1 में मैंने करेंट्स अफेयर भी पढ़ा था, एडुटेरिया से मैंने पढ़ा था और एसपीडी से 2 बुक मैंने लिया था, लेकिन लास्ट में एडुटेरिया का ही मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो 40 मार्क्स के लिए फाइनली फिर से मैं बोलना चाहूँगी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी ये दोनों आप कर लो और उसके बाद पीवाईक्यू आप लगा लो, या जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर लो। बीपीएससी का जितना भी क्वेश्चन है, जो ऑफिसर वाला बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उन सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा जीएस, मैक्सिमम हद तक आपका हो जाएगा प्रिपरेशन। और इसके अलावा आपको जितना क्वेश्चन पीवाईक्यू मिलता है किसी भी एग्ज़ाम का लगाने का, वो आप लगाकर अपनी मतलब कि प्रैक्टिस को अच्छा रखो। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे किसी भी टॉपिक को पढ़कर, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा जीएस के लिए। और बार बार रिवीजन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि रिवीजन कैसे करना है। जैसे मैथ्स के लिए तो मैंने रिवीजन बताया हुआ था कि रिवीजन कैसे करना है, लेकिन जो आपका सोशल साइंस है, बाकी जो भी थ्योरी टाइप से सब्जेक्ट है, उसका रिवीजन कैसे करना है। मैथमेटिकल का तो मैंने बताया, लेकिन थ्योरेटिकल जो भी है, लेक्चर टाइप से जो आपका सब्जेक्ट है, तो उसका आप कैसे रिवीजन करोगे, ये मैं लेकर आऊँगी। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में, अपने ग्रुप में। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट्स आप ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ और आप सभी लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। दिल से आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।